नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज कई दिनों के बाद आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न बना के लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। चाहे वो जेल प्रेरी परीक्षा है, चाहे पटवार है, या फिर बीएसटीसी एग्ज़ाम या पीटेट या चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ये एमसीक्यू प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न, और अंत तक वीडियो के बने रहें और सारे के सारे प्रश्न लगा के देखें आप, और अपने अपने स्कोर चेक करें कि कितना स्कोर आ रहा है, तैयारी क्या है आपकी, आपको पता चल जाएगा। अभी आपसे शुरू कर रहे हैं अपने पहला प्रश्न। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। जंगली मुर्गे। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, पेपरों में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे उनमें से, एमसीक्यू में से। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है, यानी कि जंगली मुर्गे जो है वो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। देखो सरिस्का, अलवर, या फिर ताल छापर चूरू, या माउंट आबू सिरोही, या केला देवी करौली। इन चारों में से बताना है कि जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं भी जंगली मुर्गे। ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। मैं आपको विस्तार से करवाता जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जहां पर जरूरत होगी कि इसको और आगे समझाना है तो उसको और आगे से करवाऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ऐसा नहीं कि स्किप कर दें, थोड़ा सा देखा और चल दिया बस, ऐसे नहीं करें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, हर प्रकार के टॉपिक लिए हुए। पटवार भर्ती के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो आगे 11 मई को एग्जाम होने जा रहा है, या जेल प्रेरी का सारा मैटर लिया हुआ हमने, हर परीक्षाओं को देखते हुए, ये ध्यान रखना। आगे प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये बताना है। ठीक है ना। कौन सी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, दोनों की दोनों आपको पता ही है। सबसे पहले बीकानेर या फिर जैसलमेर या जोधपुर या नागौर, कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जोधपुर में है ये। ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है प्रश्न नंबर 3 कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना, ये कई बार पूछ लेता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास, या फिर रतन चंद्र अग्रवाल, या विजय कुमार, या अमलानंद घोष। अभी मैं आपको एक बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है ना। कब की थी ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1952 में की थी, 1952 में की थी अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी भी इसने। ठीक है ना, क्या की थी, खोज और उत्खनन दो चीज होती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और उत्खनन किसने किया था, ये ध्यान रखना, उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल, और कौन था साथ में, बी के थापर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, उत्खनन इन्होंने किया था बीबी लाल और बी के थापर ने, परंतु खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और ये उत्खनन कब किया गया था, 1961-62 में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, नोट करते रहना अपनी नोटबुक में। अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया था, ये भी आपको मैं बताता हूँ, एक ही प्रश्न में बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है ना, अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी भी। किसकी की थी, आहड़ सभ्यता की, ये ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और रतन चंद्र अग्रवाल ने किसकी खोज की थी, गणेश्वर सभ्यता की, ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है ना, इतना शॉर्ट कोई नहीं बताएगा भी आपको। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने। और एक बात और बता दूंगी, ये कालीबंगा सभ्यता जो है वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है, अभी हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले में है ये कालीबंगा सभ्यता। और आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में। और गणेश्वर सभ्यता जिसने रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी वो है सीकर जिले में। ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, विस्तार से करवाते जाएंगे, आराम से पढ़ना, इन प्रश्नों को सारे के सारे लगा के देखना आप। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है, हर प्रकार का मैटर है, चाहे वो कोई हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, पूरे का पूरा जीके लिए हुए पूरे प्रश्न। बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी। भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मोटे अनाज का,
ये बताना है आपने, ठीक है ना। मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5, जहां पर जरूरत पड़ेगी कि इसके टॉपिक और बताने वाले हैं वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने मित्रों को जरूर शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी लाभ हो सके इस चीज़ का, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट, ये देखो प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? बीएसटीसी या पीटेट में लगभग में इन्हीं में से छपेंगे प्रश्न। जितने भी 30 या 40 प्रश्न आएंगे वो लगभग इसी सीरीज में से आ जाएगा। ये क्लास फर्स्ट है, आगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी क्लासें इसके संबंधित लेके आएंगे अपने, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जेल प्रेरी और पटवार के लिए या 4th ग्रेड के लिए सेम ही पैटर्न है सबका, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर है राजस्थान में? ब्यावर में है या फिर निम्बाहेड़ा या चित्तौड़गढ़ या लाखेरी? तो राजस्थान में जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर है? लाखेरी है। लाखेरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना भी, लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। आगे देखो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है? जिप्सम कहाँ पे है? सबको पता है, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर या बीकानेर या अजमेर? अपना आंसर लगाते रहे ताकि इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आपका अभी टाइम है अपने पास एग्जाम के लिए, तो आप आराम से अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अगर साथ के साथ मैं आंसर करता रहूँगा फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा जो राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बीकानेर है। बीकानेर में जिप्सम का उत्पादक किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? किस संत का जन्म अहमदाबाद में, जन्म अहमदाबाद में कौन से संत का हुआ था? लालदास या दादू दयाल या हरिदास या फिर मावजी? कौन सा संत था जिसका जन्म अहमदाबाद में हुआ था? तो वो थे दादू दयाल जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका, दादू दयाल, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बुताला का युद्ध। ये युद्ध वगैरह सभी पढ़ के जाना भी, जितने भी युद्ध हुए ना राजस्थान में, वो बुताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कौन कौन थे जिसके मध्य बुताला का युद्ध लड़ा गया था? महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी, या फिर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, या महाराणा प्रताप और अकबर, या जेतर सिंह और इल्तुमिश? ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुताला का युद्ध जो था वो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में बुताला का युद्ध हुआ था भी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9, अलवर के पंडित हरि नारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी भी? अलवर के जो पंडित हरि नारायण शर्मा थे उसने कौन से संघ की स्थापना नहीं की थी? अस्पृश्यता निवारण संघ, या वाल्मीकि संघ, या चरखा संघ, या आदिवासी संघ? तो कौन से संघ की स्थापना नहीं की थी हरि नारायण शर्मा ने? चरखा संघ की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना भी, इसमें से मैं 2-3 प्रश्न बताऊंगा, उनमें से 100% प्रश्न आएगा, एक जरूर आएगा, ठीक है ना। ये जीके का जब शुरुआत करते हो तो पहला ही टॉपिक है ये जीके का आपका। राजस्थान जीके कभी भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले टॉपिक तो यही आएगा, ठीक है ना। राजस्थान की स्थिति विस्तार या भौतिक, ठीक है ना, वो उनमें से प्रश्न है ये विस्तार में से। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, ये देखो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको पता है राजस्थान को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो अलग अलग नामों से पुकारने वाले अलग अलग जो थे, जितने भी थे, ठीक है ना। तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स, या फिर कर्नल जेम्स टॉड, या जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, या उदोतन सूरी? किसने किया था ये बताना है आपने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए इसने, ठीक है ना। इसने जॉर्ज इब्राहिम ने क्या किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने इस राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। परंतु एक बात बता दूं कि राजपुताना किसने कहा था भी? देखो राजपुताना किसने कहा था? राजपुताना शब्द जॉर्ज थॉम्स ने कहा था। राजस्थान को राजपुताना, ये भी याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इसमें से। राजपुताना, राजस्थान को राजपुताना शब्द या राजपुताना किसने कहा था?
राजस्थान को, ठीक है ना। जॉर्ज थॉम्स ने कहा था, कब कहा था? 1800 ईस्वी में, ये भी याद रखना, ठीक है ना। जॉर्ज थॉम्स ने राजस्थान को राजपुताना कहा था, ठीक है। और एक बात और है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था राजस्थान को? रायथान, ठीक है ना, रायथान कहा था। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा था भी, राजस्थान भी इसी ने कहा था, और रायथान भी कर्नल जेम्स टोड ने। ये देखो कितने प्रश्न बन गए एक ही प्रश्न में से। राजस्थानी शब्द, राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो था जॉर्ज थॉम्स। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लिए रायथान शब्द या राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो थे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक थी, उसमें इसने इसका प्रयोग किया था, एनॉल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, ये इसकी थी, या वेस्टर्न राजपूत हो। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो, जनगणना जो जनसंख्या पे आधारित मैटर है, ये सारे का सारा, ठीक है ना। ज्योग्राफी आ गई यहाँ से। जनगणना 2011 मिक्स क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रकार के प्रश्न है यहाँ पे। आप अंत तक वीडियो के बने रहें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इस वीडियो को, बहुत ही अच्छी वीडियो सिद्ध होने वाली है ये। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर पूछा है अभी, कि पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। मैं आपको पहले बता दूं कि राजस्थान की जो टोटल कुल साक्षरता दर है ना, वो बताता हूँ आपको मैं। कुल कितनी है? 66.1% है, ठीक है ना। कुल कितनी है? 66.1% है, जिसमें से देखो, जिसमें से पुरुष है, पुरुष की बताता हूँ, 79.2% है पुरुष की। और महिला की है, महिला बताता हूँ, महिला कितनी है? 52.1% है, ठीक है ना। ये बात है। इसने क्या पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर क्या है? 66.11 या 70.50, 79.2 या 79.50। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों की पूछे तो 79.2 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? 3। महिला की पूछे तो 52.1। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सर्वाधिक साक्षरता दर देखो कौन से जिले की है। सर्वाधिक बताता हूँ, सर्वाधिक साक्षरता दर है कोटा की। और न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम भी याद रखना भी, न्यूनतम किसकी है? जालौर की, ये भी याद रखना, ठीक है ना। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम है जालौर, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, लगभग पीछे रीट में भी आया हुआ प्रश्न, अभी अब की बार जो रीट हुई है उसमें भी आया हुआ प्रश्न है ये, कि मावट क्या होती है? मावट क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाला जो चलती है वर्षा, या शीत ऋतु की वर्षा, या फिर वर्षा ऋतु की वर्षा, या फिर शरद ऋतु की वर्षा, कौन सी है? जी, मावट क्या होती है? कि शीत ऋतु की वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। मावट क्या होती है? शीत ऋतु की वर्षा, जो गेहूं के फसलों के लिए या चने की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है ये, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? राजस्थान के, देखो, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था भाई? कौन सा किसान आंदोलन था राजस्थान का जिसका नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था? अलवर किसान आंदोलन, या फिर मेव किसान आंदोलन, या बेंगू किसान आंदोलन, या फिर भरतपुर किसान आंदोलन? कौन सा किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था भोजी लंबरदार ने? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी। कौन सा आंदोलन था? भरतपुर किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? भोजी लंबरदार ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखो, देखो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था भाई? जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था, कौन सी समिति की सिफारिश पर? समिति बनी हुई थी, आपको पता है जब जयपुर राजधानी बनी थी, ठीक है ना। पी सत्यनारायण राव समिति, या फिर शंकर राय देव समिति, या वीपी मेनन समिति, या के एम मुंशी समिति, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो कौन सी समिति बनी हुई थी उस समय? पी सत्यनारायण समिति बनी हुई थी भी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताता हूँ कि पी सत्यनारायण राव समिति जो थी उसकी सिफारिश पर ही जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था भाई।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राजधानी उस समय देखो व्रत राजस्थान संघ था उस समय, तो 30 मार्च 1949, कब, 30 मार्च 1949 को। इसी 30 मार्च को ही आपको पता है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है, पता ना सभी को, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। और इस व्रत राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री थे। एक और समिति बनी थी इसके तुरंत बाद ही बन गई थी, वो थी शंकर राय देव समिति। इसने क्या किया था, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान संघ में मिला दिया था भी, शंकर राय देव समिति। आगे प्रश्न भी आ सकता है इसका, ये ध्यान रखना आप। शंकर राय देव दो समितियां बनी थी। पी सत्यनारायण राव समिति ने क्या किया था कि इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। और शंकर राय देव समिति ने क्या किया था, इसकी सिफारिश पर क्या हुआ था कि मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया गया था, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला शैली से है, अभी ये बताना है आपने, ठीक है ना। चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है ये, मेवाड़ शैली से, या फिर मारवाड़ से, या हड़ौती से, या फिर ढूंढान से, इन चारों में से बताना है राइट आंसर। आप आराम से उत्तर दिया करो, जल्दबाजी मत किया करो कि आपका जल्दबाजी में गलत हो जाता है कई बार, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली में चित्रित है ये, ठीक है ना, मेवाड़ शैली में है। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है, कौन सी बावड़ी है वो, ये बताना है। तुर्जी का झालरा, या भंडारों की बड़ी बावड़ी, या आबानेरी की चांद बावड़ी, या फिर पन्ना मीना की बावड़ी, इन सारों में से बताना है कि वो सबसे, एक तो राजस्थान भारत की सबसे गहरी है और एक क्या है, बड़ी बावड़ियों में से एक है, तो कौन सी, ऑप्शन नंबर राइट, 3 आंसर हो जाएगा इसका, आबानेरी की चांद बावड़ी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 17 देखो। ये सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मिक्स जीके लेके आए हैं सारे का सारा, ताकि कोई भी कंपटीशन के लिए आपको अलग से नहीं पैटर्न पढ़ना पड़े, अलग से यूट्यूब पे आपको अलग से क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना भाई। चाहे आप बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो या पीटीडी का दे रहे हो, ठीक है ना, या फिर पटवार का, या जेल प्रेरी, या चतुर्श्रेणी, या 3rd ग्रेड मेंस, जितने भी भर्ती परीक्षा है 2nd ग्रेड, ये सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि छोटी क्लासों के लिए होगी ये, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी क्लास में भी यही प्रश्न है, सारे के सारे हमने छानबीन करके ही आपके लिए एक वीडियो बनाई है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है, ठीक है ना, यानी कि किन नदियों के संगम पर स्थित है, मतलब कि बनेश्वर धाम, माही बनास, या फिर सोम, ठीक है, या बनास सोम जाखम, या बनास माही जाखम, या फिर माही सोम जाखम। आप सभी को पता है कि बनास पे तो हो ही नहीं सकती है ना, ठीक है। अब आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, माही सोम जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर बनेश्वर धाम स्थित बना हुआ है, ठीक है ना, बनेश्वर धाम बना हुआ है, ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है। पहले सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की दिशा बतानी है आपने कि कौन सी दिशा है इसकी, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नहीं सॉरी, ये राइट आंसर नहीं है भाई, इसको काट दो, ये नहीं है, ये नीचे वाला है, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये है इसकी अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 19 देखो। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घूंघट, घुगड़ी, या फिर फुट्टी, या फिर बांद्रा, या इमली, और फतेह बुर्ज, ये क्या है, सारे के सारे क्या है, ठीक है ना, मेहरानगढ़ जोधपुर में, या फिर तारागढ़ अजमेर में, या जूनागढ़ बीकानेर में, या कुंभलगढ़ राजस्थान में, इनका बताना है कि ये क्या है, फतेह बुर्ज, ये सारे के सारे क्या है, या कहाँ पर बने हुए हैं, ऐसी बात है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, बुर्ज बने हुए हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, तारागढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं सारे के सारे दुर्ग, ठीक है ना।
उनके दुर्गों बुर्जों के नाम है, ये बुर्ज है सारे के सारे तारागढ़ अजमेर के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 20 देखो। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहे हैं, देखो, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। भारत का मक्का, आप सभी को पता है कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, सिक्कर या फिर दिल्ली या अजमेर या मुंबई। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है, अजमेर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अजमेर। भारत का मक्का के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा शहर, अजमेर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 21 देखो। 21 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो भाई, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भाई आप। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा मंदिर को, या रणछोड़ राय मंदिर, या किराड़ू मंदिर, या भंडदेवरा मंदिर, किसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, किराड़ू मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। ऐसे प्रश्न भी आपको बीएसटीसी या पीटीटी में देखने को मिलेंगे, या थर्ड ग्रेड एग्जाम आप देख लो, पीछे थर्ड ग्रेड रीट में आया हुआ ये प्रश्न है, देख लो। राजस्थान का राज्य पुष्प या राज्य खेल, कुछ भी प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं। छोटे से छोटे प्रश्न भी पढ़ा करो ढंग से, बड़े पे ध्यान ज्यादा मत दिया करो, छोटे प्रश्न उठा लेता है एग्जामिनर। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखा करो, पेपर बनाने वाला कहीं से भी पेपर बना सकता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, कमल, पलाश, या रोहिड़ा, या अमलतास। आप सभी को पता है कि राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा मैं आपको कि पंछीड़ा नामक, देखो पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है। यानी कि पंछीड़ा गीत किसने लिखा था या गाया था, एक ही बात है। ठीक है ना, पंडित हीरालाल शास्त्री, या विजय सिंह पथिक, या माणिक्यलाल वर्मा, या जयनारायण व्यास। पंछीड़ा नामक गीत जो था वो लिखा किसने, किसने गाया था, यानी किसने क्या पूछा है, किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है, लिखा गया था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बारे में बता देता हूँ आपको मैं कि पंछीड़ा जो गीत था वो आपको पता है कि किसी की एक शहादत पे गाया गया गीत है ये, शहादत पे। तो किसकी शहादत पे गाया गया है, रूपा जी और करपा जी दो शहीद थे, यानी कि धाकड़ जाति के दो शहीद थे बेंगू किसान आंदोलन में। आप सबने पढ़ा होगा आंदोलनों को, बेंगू किसान आंदोलन के अंदर दो शहीद थे, कौन थे, रूपा जी और करपा जी, ये दो शहीद थे भी। ठीक है ना, इन दो शहीदों की याद में शहादत पर माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा नामक गीत गाया था भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, और ये गोविंदपुरा में जब घटना चल रही थी ना, आपको पता ही है सभी को, बेंगू किसान आंदोलन की घटना, उसमें गाया हुआ है ये पंछीड़ा नामक गीत। ठीक है ना, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक शहीद और था, ठीक है ना, नानक भील, नानक जी भील, इनकी शहादत पर इसी माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था भी। कौन सा गीत गाया था, अर्जी गीत गाया था। इसी माणिक्यलाल वर्मा ने दो गीत गाए हुए हैं, पंछीड़ा गीत रूपा जी और कृपा जी नामक इन दोनों की शहादत पे गाया था माणिक्यलाल वर्मा ने, और नानक जी भील की शहादत पर अर्जी गीत गाया था। ठीक है ना, आगे प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24 देखो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न कई तो लिए मैंने, कई बार प्रश्नों को रिपीट हो जाते हैं। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा, यह कथन किसका था भाई। उसने कहा कि मैं राज्य की अगर नौकरी करने लग जाऊंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा, अंग्रेजों को बाहर से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है ना, जमनालाल बजाज ने कथन है, या फिर केसरी सिंह बारट, या अर्जुन लाल सेठी, या प्रताप सिंह बारट। तो इसका राइट आंसर किसने कहा था यह कथन, अर्जुन लाल सेठी ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था अगर मैं राज्य के अंदर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर कहलाता है भी, घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, झालरा पाटन, या मंढोर, या केशवराय पाटन, या फिर डीग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर घंटियों का शहर कौन सा कहलाता है, झालरा पाटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 26। 26 क्या कह रहे हैं, देखो कि किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था। आप सभी देख ही रहे हो इस वीडियो को कि हर प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, चाहे कोई भी मैटर ले लो, बहुत ही
मेंस से वीडियो बनाई हुई है, आप अच्छी तरह से इसको स्कोर चेक करना अपना कि कितने पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे। बहुत बड़ी वीडियो है ये, 50 प्रश्नों की, बहुत ही अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। अंत तक वीडियो से बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको लाभ हो सके इस वीडियो का। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? ठीक है ना, सागरमल गोपा से किस प्रजामंडल का संबंध था भाई? भरतपुर या फिर जैसलमेर या उदयपुर या फिर जयपुर? तो सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल था? जैसलमेर से था भाई। ठीक है ना, जैसलमेर का गुंडा राज भी सागरमल गोपा ने ही लिखी थी भी। गुंडा राज पुस्तक के लेखक अगर पूछ ले आपसे तो सागरमल गोपा ही है। ठीक है ना, इसका संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। इसे जिंदा जला दिया गया था ना जेल के अंदर। उसने जेल के अंदर रहते हुए सागरमल गोपा ने गुंडा राज पुस्तक लिखी थी भी। गुंडा राज पुस्तक के रचयिता कौन है? सागरमल गोपा, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 27 देखो, प्रश्न नंबर 27 क्या है? देखो, जनगणना पे आधारित प्रश्न काफी आ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन पूछा है भी इसने। दशकीय वृद्धि क्या हुई है? तो 19.0% या 29.0, 21.3 या 23.3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 21.3% दशकीय वृद्धि हुई है। ठीक है ना, 2001 से 2011 के तक। आगे देखो प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? ये भी जनगणना पे आधारित है। देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? जनगणना को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छे प्रश्न आएंगे। मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ के जाने, पटवार भर्ती के लिए या जेल प्रहरी के लिए या 4th ग्रेड के लिए। ठीक है ना, सभी परीक्षाओं के लिए मैं लास्ट में एक जरूर सूचना दूंगा, तो आप उस सूचना को जरूर ध्यान से सुने। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपने, बस मेन। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर या फिर जयपुर या बीकानेर या जोधपुर? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो जयपुर का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 19 देखो, 29 सॉरी 19 नहीं, प्रश्न नंबर 29 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाली चीज देखनी है, नहीं वाली चीज देखनी है आपने। ठीक है ना, एक साइड में आपको दे रखी है कि महोत्सव और दूसरी साइड में दे रखे हैं स्थान। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, ये तो राइट बात है, नहीं का बोला है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं हो कि इसमें यस बोला या नो बोला है। ठीक है ना, ये ध्यान रखा करो। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, और हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ये तीनों के तीनों राइट है। थार महोत्सव देखो भी बीकानेर में नहीं मनाया जाता, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नहीं पूछा इसने। थार महोत्सव मनाया कहा जाता है बाड़मेर में, ये ध्यान रखना भाई। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव इसने बीकानेर दे रखा है, तो बीकानेर इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें व ठिकाने थे? रियासतें बताना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है ना, और जब अंतिम चरण था कब पूरा हुआ था एकीकरण राजस्थान का? 1956 में। ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। ये डेट याद रखना भाई, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 को तो राजस्थान के एकीकरण के समय वहाँ की रियासतें कितनी थी? 18 और 4 ठिकाने, या फिर 14 रियासतें 6 ठिकाने, या 17 रियासतें 3 ठिकाने, या फिर 19 रियासतें 3 ठिकाने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने बने हुए थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो था निमराना, ठीक है ना, निमराना, एक था कुशलगढ़, और एक था लावा। ठीक है ना, ये 3 ठिकाने थे बने हुए थे भाई। 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे सबसे पहले। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और उस समय राजस्थान जो था वो बी श्रेणी का था। राजस्थान कौन सी श्रेणी का था ये भी भाई कई बार पूछ लेते हैं। राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? बी श्रेणी का था भाई, ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? कौन सा था
विदेशी यात्री कौन था जिसने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया था? देखो, मार्को पोलो या सुलेमान या अल ब्रूनी या अब्दुल रज्जाक। आप सभी को पता है कि गुज्जर प्रतिहार राजवंश की जो सैन्य शक्ति और समृद्धियों का जो उल्लेख किया था वो किसने किया था? सुलेमान ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी इसका। सुलेमान ने इन सैन्य शक्ति और समृद्धियों का उल्लेख किया था। ये सुलेमान आपको पता है मीहर भोज के शासनकाल में भारत आया था भाई। किसके शासनकाल में? मीहर भोज के। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, मीहर भोज के शासनकाल में भारत आया था भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कर? प्रश्न नंबर 32 भी गुज्जरों पे ही संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर केंद्रित त्रिपक्षीय, देखो त्रिपक्षीय संघर्ष सभी ने पढ़ा होगा। यह संघर्ष किन 3 साम्राज्यों के बीच हुआ था? ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो किसके शासनकाल में हुआ था? वत्सराज के शासनकाल में, ठीक है ना। किसके शासनकाल में? वत्सराज। ये याद रखना भी। भीनमाल जो शाखा थी उसका वास्तविक संस्थापक भी है वत्सराज। भीनमाल शाखा का वास्तविक संस्थापक, अगर वैसे संस्थापक की बात करें भीनमाल शाखा का, तो नागभट्ट प्रथम था। अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए आपसे तो वत्सराज है, ठीक है ना। और वत्सराज को आपको पता ही है इस उपाधि कौन सी मिली थी? रणहस्तिन की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। और त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसी वत्सराज के शासनकाल में हुआ था। और उस समय 3 साम्राज्य कौन कौन से थे? चोल, चेरा और पांड्या, या फिर पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार, या अंग, गंधार या और मगध, या मौर्य, चालुक्य और पाल। आप सभी को पता है कि ये किन 3 जो थे राज्य थे, उनके 3 साम्राज्य थे, उनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो कौन कौन से थे वो? ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार, ठीक है ना। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना भी। आपको मैंने बता दिया कि जो भीनमाल शाखा थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज। वत्सराज को उपाधि कौन सी दी गई थी? रणहस्तिन की। और इसी वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था 3 साम्राज्यों के बीच में, पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 33। और ये युद्ध आपको पता ही है 150 वर्षों तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, 150 वर्ष, ये भी याद रख लेना भी प्रश्न। आगे प्रश्न नंबर 33 देखो, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है भी। टाटा नगर किसे कहा जाता है? नलियासर, या फिर नगरी, या फिर रेड, या तिलवाड़ा। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ये रेड कहाँ पे है? टोंक, टोंक जिले में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर जरूरत है मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जिसने नहीं किया वो जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट जरूर करके बताया करें कि आपके क्या कितने नंबर आ रहे हैं, वीडियो कैसे लगी कैसे नहीं। आगे देखो प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में मैं आपको जहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूँ आपको मैं, वहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसमें देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक दे रखे हैं और स्थान दे रखे, कि यानी कि इसने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो समय था उसमें शासक सही है या नहीं है। नहीं पूछा इसने कौन सा शासक सही नहीं है, ठीक है ना। रणथंबोर, रणथंबोर जो था उसमें हमीरदेव चौहान शासक था, ये तो राइट है भाई। चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह था, ये भी सही है। सिवाना में शीतल देव था, ये भी राइट है। जोधपुर का नहीं है, ये राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परंतु मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो शासक हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने जिन जिन नगरियों को जीता था उनके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप ये याद रखना, रच्ची सिज्जा। ये देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक है भाई, रच्ची सिज्जा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो रणथंबोर आ गया, फिर चित्तौड़ आ गया, फिर सिवाना, फिर जालौर। इन पे इसने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इन सभी को जीत लिया था, ठीक है ना। जब इन पे आक्रमण किया था तब वहां का शासक कौन था ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने रच्ची सिज्जा लिखा, रै पर रणथंबोर हो गया, ची पर चित्तौड़गढ़, सी पर सिवाना और जा पर जालौर, ठीक है ना। और एक सूत्र लिखता हूं मैं, हर सिक्का, हर सिक्का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हर सिक्का, हर सिक्का,
ये सूत्र बना के दे रहा हूँ आपके लिए मैं। देखो पहले जो जहाँ के स्थान थे वहाँ का बना दिया मैंने रच्ची सीजा, और वहाँ के शासकों का देखो। देखो रणथंबोर था, रण हर्षी का बताया ना मैंने, है पर हमीर देव चौहान, रणथंबोर का, ठीक है। और चित्तौड़ का कौन था? रतन सिंह, रै पर रतन सिंह। और सी पर कौन था? सिवाना का कौन था? शीतल देव, देखो शी आ गया ना यहाँ पे लिख दिया। और जालौर का कौन था? कान्नड़ देव था भाई, ठीक है ना। रच्ची सीजा, रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, और हर सिक्का पर हमीर देव चौहान, रतन सिंह, और शीतल देव और कान्नड़ देव, ये 4 हो गए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई। और ये सारे के सारे डेट युद्ध बताता हूँ आपको। 1301, ठीक है ना, 1, 3, 8 और 11, इनमें युद्ध लड़े गए थे सारे के सारे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जीते थे ये सारे के सारे युद्ध। सबसे पहले रणथंबोर 1301 में, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308 और जालौर 1311, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? अक्टूबर 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से कहाँ स्थानांतरित किया गया था भाई, ठीक है ना। ये बताना है आपने, वर्धा को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से कहाँ स्थानांतरित किया गया था 1920 में? अजमेर, या फिर जयपुर, या उदयपुर, या फिर कोटा। तो 1920 में आपको पता है कि इस समय वहाँ जब राजस्थान सेवा संघ की वैसे स्थापना कब की गई थी इसकी? 1919 में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक, इसने 1919 में स्थापना की थी। कहां पर की थी? वर्धा में, ठीक है ना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। और कहां पर की थी? वर्धा में, ठीक है ना। परंतु इसने प्रश्न क्या पूछा है कि इसको स्थानांतरित 1920 में स्थानांतरित कर दी गई थी, इसे वर्धा से कहां पर ले गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अजमेर लेके गए थे इसको, ठीक है ना। वर्धा से कहां चली गई थी ये? अजमेर में चली गई थी, ठीक है ना। अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखो, अजमेर से ही आपको पता है, एक बात और बता दूं कि अजमेर से नवीन राजस्थान पत्रकार की जो निकाला गया था, ठीक है ना, अजमेर से नवीन राजस्थान पत्रकार पत्रिका जो भी। आगे देखो प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 36 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम करवा रहे हैं, पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखना ताकि आपको लाभ मिल सके आगे आने वाले कंपटीशनों में। 100% सिलेक्शन होगा, हमारा वादा है आपसे। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देख लिया। एमसीक्यू प्रश्न टेस्ट सीरीज लगा दी, हम लगातार आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। आप देखो, कोपेन, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जलवायु, राजस्थान की जो जलवायु है वो 3 भागों में डिवाइड है। कोपेन और ट्रिवार्था और थार्नवेट, इन तीनों ने डिवाइड की थी। परंतु यहाँ पर कोपेन के बारे में पूछा गया है। आगे पूरी डिटेल में अगली वीडियो में बता दूंगा आपको इसके बारे में। परंतु यहाँ पे इतना बताता हूँ कि कोपेन ने जो है किसे आधार बनाया था। आधार बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि कोपेन ने किसे आधार बनाया था? वनस्पति को, ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। कोपेन का आधार क्या था? वनस्पति था, ठीक है ना। अब इसने पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है ना। BSHW, ये जालौर में है, ये तो आपको पता है, ये शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखो BWHW, पश्चिमी बीकानेर, ठीक है ना। BWHW नहीं, सॉरी, BSHW ये था, अर्ध शुष्क था। और ये है BWHW, ये शुष्क क्षेत्र है। AW जो है जोधपुर में, या उपयुक्त सभी। AW जोधपुर में नहीं है भी, ये रॉन्ग है, इसका गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। AW जो है वो दक्षिण राजस्थान में है, ठीक है ना, ये डूंगरपुर जिले में, ये ध्यान रखना भाई। AW, ठीक है ना, AW कहाँ है? डूंगरपुर में, दक्षिणी राजस्थान में। ये कोपेन के अनुसार है, ठीक है ना। आगे 2 और रह गए वैज्ञानिक, त्रिवार्था ने भी जलवायु को वर्गीकरण किया था और थार्नवेट ने भी इसका वर्गीकरण किया था। ये कोपेन ने वनस्पति को आधार बनाया था। आगे 37 नंबर प्रश्न देखो भाई। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ किला है? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है उस किले को, ठीक है ना। तो तिम्मनगढ़ का किला, या सामोद, या नाहरगढ़, या फिर जयगढ़। तो किसको अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है वो बताना है आपने, ठीक है ना। तो किसका है? नाहरगढ़ का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो,
38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 38 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान हिस्ट्री का प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संबंधित था? यानी कि चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, वो किस शासक से संबंधित थी? बीकानेर के राय सिंह से, या मेवाड़ के राज सिंह से, या फिर मारवाड़ के चंद्रसेन से, या फिर आमेर के मान सिंह से? मैं इसका राइट आंसर बताता हूं और इसकी थोड़ी डिटेल बता दूंगा आपको कि जो चारुमती थी किशनगढ़ की राजकुमारी, उसका संबंध मेवाड़ के राज सिंह से था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती थी, आपको पता है कि ये किसकी बहन थी? जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, ये बहन किसकी थी? ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। मान सिंह राठौड़ की बहन थी ये। किसकी थी? मान सिंह राठौड़ की। और रूप सिंह की पुत्री थी भी। चारुमती जो थी किशनगढ़ की राजकुमारी, जो रूप सिंह की पुत्री थी और मान सिंह राठौड़ की बहन थी। ये चारुमती विवाद हुआ कब था, ये भी आप ध्यान रखना। 1658 में किस चीज को लेकर हुआ था? चारुमती को लेकर हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जो ये चारुमती का जो भाई था मान सिंह, वो इस चारुमती का विवाह जो था वो औरंगजेब से करना चाहता था। ये कहानी आपको कोई सा ही बताएगा, आप ध्यान रखना। चारुमती विवाद, पहली बात तो आप ध्यान रखना कब हुआ था? 1658 में। ठीक है ना। और शासक का किशनगढ़, निम्न में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो किससे था? मेवाड़ का शासक था राज सिंह, इससे संबंधित थी। आपको पता है कि जो मान सिंह था चारुमती का भाई, वो चारुमती का विवाह जो था वो औरंगजेब से करना चाहता था, परंतु जो चारुमती थी वो विवाह किससे करना चाहती थी? इसी राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसी को लेकर के इन दोनों में विवाद हो गया था 1658 में। आगे देखो प्रश्न नंबर 38 39 सॉरी, प्रश्न नंबर 39 देखो। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 39 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से 1916 में, ये 1916 नहीं भी 1917 है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है ना, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। 1917 में बिजोलिया किसान पंचायत, ठीक है ना, बिजोलिया किसान पंचायत यानी कि उपरमाल, एक ही बात है ना दोनों, उपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है ना, बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच पूछा है इसने, किसे नियुक्त किया गया था? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। ठीक है ना, 1917 है, 1916 नहीं है भाई। ठीक है ना, विजय सिंह पथिक ने की थी इसकी स्थापना। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। तो इसका सरपंच किसे बनाया गया था? ठाकरे पटेल, या फिर साधु सीताराम दास, मन्नालाल पटेल, या नानजी पटेल? तो इसका जो सरपंच था वो किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मन्नालाल पटेल। ठीक है ना। और इसमें एक बात और बता दूं, जो संदेश वाहक था वो तुलसी भील था भाई। संदेश वाहक की बात पूछ ले उपरमाल पंच बोर्ड में या किसान पंचायत पंच बोर्ड में, जो संदेश वाहक की बात करें, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। संदेश वाहक के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लेता है। संदेश वाहक कौन था? तुलसी भील, तुलसी भील था भाई संदेश वाहक। ठीक है ना। सरपंच कौन था? मन्नालाल पटेल। आगे देखो प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आपको पता चल ही गया होगा लगभग, इतने प्रश्न लगाओगे तो सबसे पता चल जाएगा सबको। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? भी ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी, या फिर हड़बू जी, देवनारायण जी, या इनमें से कोई नहीं? ऊंटों के देवता कौन है? आप सभी को पता है, पाबू जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाबू जी। आगे देखो प्रश्न नंबर 41, ये पीछे मैंने बता ही दिया लगभग कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति, राजपुताना 1800 ईस्वी में, पीछे मैंने वीडियो में पूरा विस्तार से बता दिया आपको कि 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना किसने कहा था भाई, सबको पता चल ही गया होगा। किसने? हैकेट, या ऑलचिन, या फिर जॉर्ज थॉम्स, या जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का तो आपको पता ही है, इसने राजस्थान या राजस्थान कहा था। तो इसमें बचा कौन है? जॉर्ज थॉम्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जॉर्ज थॉम्स ने इस राजस्थान को राजपुताना कहा था। ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है कि राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? ऐसा कौन सा भाग है राजस्थान का जहां पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है? ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पे तो शुष्क क्षेत्र है, पता ही है आपको, यहाँ पे तो नहीं होती इतनी ज़्यादा।
दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान या फिर पूर्वी राजस्थान। आपने बताना है कि अधिकतम वर्षा कौन से भाग में होती है, ठीक है ना, राजस्थान की। तो कौन से भाग में होती है? दक्षिणी राजस्थान में होती है सबसे अधिकतम वर्षा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 43 देखो, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलने शुरू हो जाती है। अभी आपको पता है गर्मियों के दिन है, अभी शुरू हो जाएगा। अभी जो गर्मियां अपने देख रहे हैं आज के दिन से लग जाओ, चाहे मार्च अप्रैल मई जून, है ना, जून में सबसे ज़्यादा चलती है। तो उसे क्या कहते हैं? गर्म हवाएं जो चलती है, लू कहते हैं, या मानसून हवाएं, या काल वैशाख, या मावट। मावट तो आपको पता है, मैंने बता दिया, शीत ऋतु में चलने, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है ना, ठीक है ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लू, यानी कि उसे क्या कहते हैं? जो गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? लू। सर्वाधिक आंधियां की बात आ जाए कि सर्वाधिक आंधियां कौन से जिले में चलती हैं, तो वो कहाँ? गंगानगर जिले में, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आगे प्रश्न नंबर 44 देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मान सिंह के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है ये भी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया इसने, मान सिंह ने। मान सिंह के सैन्य अभियान आपको पता ही है, ठीक है ना। मान सिंह ने दो मुगल शासकों के साथ काम किया था इसने, पता ही है आपको। मान सिंह ने, एक तो था अकबर और एक था जहांगीर, ठीक है ना। अकबर ने इसे 7,000 की मनसब दी थी, ये भी ध्यान रखना। कितनी? 7,000 मनसब दी थी अकबर ने, ठीक है ना, मान सिंह को 7,000 की मनसब दी थी। परंतु इसने पूछा क्या है कि आमेर के मान सिंह ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया। देखो, काबुल या बंगाल या मालवा या उत्तर पश्चिमी प्रांत। देखो, काबुल में तो इसने काम किया था भाई, ठीक है ना, मुगल सेना नायक के रूप में। काबुल तो है, आप सैन्य अभियान सारे के सारे पढ़ना, जितने भी सैन्य अभियान गया था ये काबुल में तो गया था, ये भी राइट आंसर है। नहीं पूछा इसने, नहीं पे ध्यान रखा करो, बच्चे नहीं को नहीं देखते, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। नहीं का पूछा है, काबुल में तो इसने अभियान पे गया था, बंगाल में भी गया था और उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी गया था, और ये मालवा जो है इस पे नहीं गया ये। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इसने काम नहीं किया मुगल सेना नायक के रूप में, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, इसके सैन्य अभियान जितने के जितने सारे के सारे हैं, रणथंभौर से लेकर के बंगाल तक, सारे के सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है ना। मान सिंह का एक हाथी था, आपने उस हाथी का नाम बताना है भी, ठीक है ना। एक घोड़ा भी था मान सिंह के पास। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि मान सिंह के पास जो हाथी था उसका क्या नाम था, और एक घोड़ा था उसका क्या नाम था, ठीक है ना। ये प्रश्न बताना, फिर मैं आपसे समझ जाऊंगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, अगर आपने विस्तार सही ढंग से पढ़ा हो तो। नहीं पढ़ा होगा फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, इतना बहुत ही आसान पैटर्न बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 45 देखो, आगे प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? ये भी प्रश्न आया हुआ है पेपर में, निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा, अभी सीजन चल रहा है ना इनको, आप समझ गए होंगे, कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? किस अवसर पर? जन्म पर, या फिर शौक पर, या नामकरण पर, या विवाह पर? कांकन डोरडा का संबंध किससे है? विवाह से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका। आपको पता है विवाह से संबंधित है कांकन डोरडा, बांधते हैं ना हाथ पर, हाथ या पैरों में, ठीक है ना। आगे देखो प्रश्न नंबर 46। अब प्रश्न नंबर 46 भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 को ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया अभी, महाराणा प्रताप का राज तिलक पूछा है इन्होंने, कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंड में, या गोगुंदा में, या उदयपुर में, या फिर कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। ये बताना है आपने, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात को भाई, कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक के बारे में अगर राइट आंसर करें तो कौन सा होगा? गोगुंदा, इसका राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, गोगुंदा में इसका राज तिलक हुआ था, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, राज तिलक का 32 वर्ष की आयु में हुआ था इसका, ठीक है ना। कब किया गया था? 1572 में राज तिलक हुआ था इसका, ठीक है ना। और इसने किसने कमर पर तलवार बांधी थी इसमें? महाराणा प्रताप के कमर पर तलवार किसने बांधी थी भी? कृष्णदास ने, ये भी नाम याद रखना, कृष्णदास, इसने इसकी कमर पर तलवार बांधी थी और इसका राज तिलक कर दिया था गोगुंदा में,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसका जन्म तो आपको पता ही है, महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ हुआ था, ये कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। इसे कटारगढ़ भी कहा जाता है, बादल महल या जूना कचहरी, ये सभी नाम याद रखना आप, ठीक है, महाराणा प्रताप के बारे में। आगे चलो, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है, राजस्थान के गांधी। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। जितने शॉर्ट बड़े प्रश्न आप पढ़ते हो ना, बड़ा मैटर पढ़ते हो कि आप यार हार्ड प्रश्न पढ़ लेते हैं, इसमें से आ जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं इसमें से आ जाएगा, आप छोटे पैटर्न को छोड़ देते हो। और एग्जाम में क्या होता है कि छोटे से छोटे पैटर्न, पिछली जो 3rd ग्रेड भर्ती थी उसमें ऐसे हुआ बच्चों, बहुत से बच्चों के साथ, बच्चों ने हार्ड से हार्ड तैयारी की थी, बहुत डिफिकल्ट पैटर्न पढ़ लिया था और सिंपल पैटर्न को छोड़ दिया था। और पेपर में क्या हुआ था कि सिंपल पैटर्न आ गया, जो बच्चों को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आ गया। सिंपल पैटर्न को पढ़ा करो पहले, फिर हार्ड की ओर जाया करो, ठीक है ना। ये सभी बच्चे ध्यान रखें। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, भोगीलाल पांडे या गोकुल भाई भट्ट या जानकी लाल या फिर दामोदर व्यास। तो राजस्थान का गांधी कौन है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। और वागड़ का गांधी किसका, वागड़ का गांधी वो है भोगीलाल पांडे, ठीक है ना। ये वागड़ का गांधी हो गया भोगीलाल पांडे। राजस्थान का गांधी पूछे तो गोकुल भाई भट्ट, अगर वागड़ का गांधी पूछे तो भोगीलाल पांडे। आगे प्रश्न नंबर 48 देखो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये सारे के सारे, एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन लगा के देखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, ठीक है ना। और कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को शेयर करना। लाग बाग क्या है अभी, अब इसके बारे में देखो, लाग बाग क्या है। बहुत बार आपने किसान आंदोलन में पढ़ी होगी, लाग बाग दिया करते थे, है ना। लाग बाग क्या है, चिड़िया का नाम है, या किसानों पर आरोपित कर है, या तोप का नाम है, या फिर मान सिंह के हाथी का नाम है। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इसको गलत कह रहा हूँ, मान सिंह के हाथी का नाम, ठीक है ना, लाग बाग। अभी आपसे मैंने प्रश्न पूछा है ना, मान सिंह के हाथी का नाम और घोड़े का नाम बताना है आपने कमेंट बॉक्स में, ये ध्यान रखना। मैं देख लूंगा कि आपकी कितनी तैयारी है, किस किस बच्चे की अच्छी तैयारी है। लाग बाग क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, किसानों पर आरोपित कर लाग बाग होता है ये, ठीक है ना। जो किसानों पर लगाया जाता कर है उसे क्या कहा जाता है, लाग बाग। ये किसान आंदोलन में आप पढ़ोगे ध्यान से। आगे देखो प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, ये भी मैंने शुरू में जब वीडियो शुरू हुई थी तब मैंने बता दिया था कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था भाई, वर्तमान स्वरूप में, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो कब हुआ था, 1956, 57, 58 या 59। तो आपको मैंने पहले डेट लिख के दे दी थी, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था भाई, ठीक है ना। उस समय राजस्थान में 7 चरणों में एकीकरण पूरा हो गया था, ठीक है। तो और 3 ठिकाने थे। आगे देखो प्रश्न नंबर 50, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपना स्कोर जरूर चेक किया करो कि आपकी कितनी तैयारी है और कैसा चल रहा है पैटर्न आपका। अगर और कोई ज़रूरत है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बात बताऊंगा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप अब क्या पढ़ें आगे। देखो प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है, बाला किला कहाँ स्थित है, बाला किला कहाँ स्थित पूछा है, जालौर में या सवाई माधोपुर में या फिर अलवर या बारां। बाला किला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में है बाला किला, ठीक है ना। कहाँ पर है, बाला किला अलवर में, ठीक है ना। आगे वीडियो बहुत जल्द आएगी, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, लोगों को भेजते हो आगे, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करते हो, तो जल्द बहुत जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगी। और आपका 100% चांस है कि आपका पटवार में या जेल प्रेरी में जितनी भी वैकेंसियां हैं अभी इसी साल आपका सिलेक्शन ले लें आप इन वीडियो को देख के। ऐसी वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, आप चेक कर लेना, इतने विस्तार से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से लेके आएंगे, अगर आपको और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बिल्कुल निःशुल्क है ये सारी की सारी वीडियो, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि आपने अब पढ़ना क्या है। आपने क्या करना है कि 2-3 जो मेन टॉपिक है ना उन पे ध्यान रखो। सबसे पहले आप पढ़ो एकीकरण को अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसमें से प्रश्न 100% पूछा जाता है, एकीकरण पढ़ना है। नंबर 2 1857 की क्रांति पढ़ना है, ठीक है ना। आगे वाली वीडियो में क्रांति आएगी सारी की सारी, ठीक है ना। इन चीज़ों में ध्यान रखना, एकीकरण पढ़ना है, 1857 का आंदोलन पढ़ना है, और क्या करना है, किसान आंदोलन पढ़ना है भी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, किसान आंदोलन, इनमें से प्रश्न 100% ही पूछा जाता है। और नंबर 4 क्या पढ़ना है, जनगणना, ठीक है ना। जनगणना से 100% प्रश्न आता है। ये मेन टॉपिक है जो जरूर पढ़ा करो आप,
इनको एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।